हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें कल हमने क्वेश्चन कहां तक कर लिए थे बेटा, चेक करके बताएंगे मेरे को। 6 तक कर लिए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, लेकिन उसके पहले वही जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कितने केस मैंने आपको पढ़ा दिए ये बताओ? 3 पढ़ा दिए, ठीक है। तो केस नंबर 4 हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 4 वो वाला होगा आपका RCM। नाम सुना है कभी आपने RCM का? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो जी, तो लिखें, केस लिखें बेटा, लिखो। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई इन द केस ऑफ, in the case of, in the case of supply under, in the case of supply under reverse charge mechanism, reverse charge mechanism हिंदी में बोलते हैं विपरीत प्रभार। विपरीत प्रभार, हाँ जी, इसमें लिखें इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन द डेट ऑफ सप्लाई, the date of supply will be, the date of supply will be earlier, will be earlier of the following, will be earlier of the following, earlier of the following। सबसे पहला लिखे नंबर 1, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जिस दिन माल की प्राप्ति हुई, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। नंबर 2, द डेट, अच्छा नंबर 2 लिखने के पहले आप इसको समझ लो फिर लिखना। देखो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में लिखा हुआ है द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि जिसको माल प्राप्त हुआ है या बायर है, उसकी बुक्स में जब उसने पेमेंट या तो डेबिट करा है, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज अकाउंट, या फिर जिस दिन उसके अकाउंट से पैसा कटा है। तो या तो जिस दिन उसने डेबिट करा है या जिस दिन उसके अकाउंट से पैसा कटा है। एक्चुअल में इन दोनों में जो भी जल्दी वाली होगी वो हम ले लेंगे। तो बी पॉइंट के अंदर अपने आप में वैसे 2 डेट में देखा जाए तो ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 फिर हमारा होगा द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ध्यान रखें अभी तक आपने जितना किया उसमें इशू ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस आता था हमारे पास हमेशा। यहाँ डेट ऑफ इनवॉइस नहीं, यहाँ क्या है 30 days from the date of invoice or any other document, that means 31st, यानी कि जिस दिन आपने बिल बनाया वहां से 31वां दिन। अभी तक जितने आपने केस किया ना उसमें डेट ऑफ इनवॉइस था, लेकिन इसमें ध्यान रखना आरसीएम में क्या होता है, जिस दिन आपने बिल बनाया वहां से 31वां दिन होता है, ठीक है। चलिए तो अब पॉइंट नंबर 2 लिखें आप, द डेट ऑफ पेमेंट, द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट as entered, the date of payment as entered in the books of account, in the books of account। एक मैं ऑनलाइन में एक चीज और बता दूं इन बच्चों को, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे उसमें हिंदी मीडियम के हैं। बेटा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं है ना, आप लोग यहाँ से लिख लेना। देखो ये आपकी बुक का भी मैंने पीडीएफ यहाँ पे लिया हुआ है, पेज नंबर 180 पे है। तो क्योंकि यहाँ ऑफलाइन बैच में ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि भुगतान की तिथि जो माल के प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है, या वह तिथि जिसको उसने बैंक खाते में भुगतान को डेबिट किया गया, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए हाँ, आपका सेंटेंस मैंने बीच में रोक दिया, आपने कहाँ तक लिखा था सेंटेंस? ठीक है, एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट,
of account of the recipient or the date or the date on which the payment is the date on which the payment is debited in his bank account, debited in his bank account. अच्छा यहाँ है ना, आप ब्रैकेट में लिख लो सेकंड पॉइंट में, ब्रैकेट में है ना, लिखो विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि इन दोनों में से भी जो पहले वाली है वो लेंगे यहाँ पर, विच एवर इज अर्लियर। कि मेरे ख्याल से शायद हिंदी वाली बुक में भी लिखा हुआ नहीं होगा बेटा, तो आप लोग भी लिख लेना। ये दो डेट हैं, दोनों में से जो भी जल्दी होगी। हाँ बेटा, हाँ 4 बन जाते हैं वैसे एक्चुअल में, पर ध्यान रखिए इसके अंदर भी क्योंकि 2 डेट है, जिस दिन उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट किया या फिर जिस दिन, क्योंकि देखो डेट अलग अलग हो सकती है ना। मान लो मैंने आपसे गुड्स खरीदा था, अब मैंने रिकॉर्ड तो किया 5 सितंबर को और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटे 8 सितंबर को, तो देखा जाए तो पहले बुक्स में रिकॉर्ड ही होगा, बैंक में तो पैसा बाद में कटेगा। पर रूल है तो हम लिख रहे हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। भाई ऐसा क्या पॉसिबल है कि मान लो मैंने आपसे गुड्स लिया, पेमेंट आपको आज ही कर दिया, रिकॉर्ड अपने में बुक्स में 3 दिन बाद कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में डेट ऑफ पेमेंट आज किया जाए, है ना। ध्यान रखिए बी पॉइंट क्या लिख लेना इसके अंदर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना विच एवर इज अर्लियर, है ना, इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा। और फिर थर्ड वाला लिखे बेटा, द डेट इमीडिएटली, द डेट immediately following 30 days, immediately following 30 days from the date of issue of invoice, from the date of issue of invoice or any other document, or any other document, any other document. That means date of 31st day, that means date of 31st day, ठीक है, 31वां। मैं तो एक नीचे एक लाइन लिखी हुई छोटी सी, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द क्लॉज ए बी, बोले तीनों से अगर आप पता नहीं लगा सकते, देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई। अगर आप इन तीनों से पता नहीं लगा सकते, वैसे तो 3 ही है, पर अगर आप फिर भी नहीं लगा सकते पता, तो जिस दिन बायर ने अपनी बुक्स में गुड्स को रिकॉर्ड करा है, ठीक है, नीचे एक नोट लगा के लिखो, आप भी एक नोट लगा के लिखो, if any of the above condition, if any of the above condition is not given, any of the above condition is not given, then the date of entry, the date of entry in the books of account, the date of entry in the books of account of the recipient of the supply, of account of the recipient of the supply will be the date of supply, will be the date of supply, ठीक है, recipient of the supply will be the date of supply। यानी कि नोट मुझे ये बता रहा है भाई कि अगर मैं तीनों में से मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो जिस दिन हमारे गुड्स का जो बायर था, जो परचेजर था, उसने जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड किया है वही डेट मान ली जाए। चलिए अब इसको समझने के लिए आप आ जाएं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है 7 में, एक्स एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, सप्लाई गुड्स टू, वाई को गुड्स देता है, और रजिस्टर्ड डीलर। नाउ वाई इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है भैया। डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस बाय एक्स, receipt of goods and payment by y are presented in the following table. Date of receipt of goods, date of invoice दिए इसने मेरे को, date of invoice by supplier। देखो मेरे लिए डेट ऑफ इनवॉइस काम की नहीं है, बल्कि जिस दिन बिल बनाया गया उसमें 30 दिन जोड़ने के बाद जो अगली तारीख आएगी वो लूंगा मैं यहाँ, ठीक है। या फिर डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो खरीदार है, जो बायर है, उसने अपने बुक्स में जिस दिन इसको रिकॉर्ड किया है। या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, जिस दिन बैंक से पैसा कटा है। तो बेटा मेरे लिए तो चारों कॉलम काम के हैं, लेकिन ध्यान रखिए पहला और ये तीसरा और चौथा ये कॉलम तो एज इट इज ही काम के होंगे, लेकिन इस कॉलम की तरफ मैं जब जाऊंगा तो इसमें 30 दिन जोड़ने के बाद वाली डेट लूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात समझना। जैसे मैं पहले वाले केस में अगर कंपेयर करना चाहूँ तो मैं कैसे कंपेयर करूँ, देखो 17 मई है ना, ये 17 मई, और इसमें कर लेते पहले 14 मई, और ये तो ये 3 तारीख है। अब अगर आप इस कॉलम की तारीख जानना चाहें, 17 मई नहीं, 17 मई में 30 दिन जोड़ेंगे, जब आप 17 मई के अंदर 30 दिन जोड़ देंगे क्या आएगा, 15 जून आ जाएगा, क्योंकि मई 31 का होता है, 15 जून आ जाएगा। और 15 जून से अगला वाला दिन कौन सा है आपका, 16 जून, और 16 जून आ जाएगा यहाँ पे आप, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो फिर 16 जून, अब जून का महीना तो बहुत आगे चल गया, मुझे तो इन सब में अर्लियर लेना है, तो इन सब में अर्लियर कौन सा है भाई, 14 मई है। तो पहले वाले केस का आंसर क्या आएगा बेटा आपका, फिर अगर आप यहाँ कंपेयर करना चाहें देखिए तो 18 जून इधर देखेंगे, 18 जून, 3 जुलाई और 5 जुलाई। अब अगर आप 10 मई, 10 मई नहीं आएगा, 10 में 30 दिन जोड़ें, 10 मई में 30 दिन जोड़ोगे तो आएगा 9 जून, क्योंकि मई तो 31 का होता है। 9 जून से अगला वाला दिन कौन सा होता है, 10 जून होता है ना बेटा। तो यानी कि इस कॉलम के लिए मैं दिन कौन सा लूंगा, 10, 10 6। अब मुझे कंपेयर करना है किसमें, सुनना, 18 जून, 10 जून, 3 जुलाई और 5 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, 10 जून। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 जून। तो ध्यान रखें अभी तक आपने जितने केस के डेट ऑफ इनवॉइस आता है, आरसीएम वाले केस में डेट ऑफ इनवॉइस में 30 दिन जोड़ने के बाद अगला दिन, यानी कि जो 31वां दिन पड़ेगा वो आएगा, ठीक है। बाकी तो ये है, ये दो है से आपके पास, जिस दिन एक्चुअल में जो सप्लायर है, सॉरी जो बायर है, उसने अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया है, या जिस दिन एक्चुअल में बैंक से वो पैसा डेबिट हुआ। चलिए अगला कंपेयर करेंगे तो 12 मई, ये 14 मई और 16 मई। और अगर इसमें मैं लेना चाहूँ तो देखिए 8 मई, 8 मई से 30 दिन तो हो जाएंगे 7 जून को, अगला दिन आएगा 8 जून, तो फिर इसका मतलब यहाँ तो तारीख बैठेगी मेरी 8 जून। अब मैं कंपेयर करूँ 12 मई, 8 जून, 14 मई, 16 मई, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, 12। समझ में आ गई बात, ठीक है। जैसा कि मैं कल भी कर रहा था, मैं आज भी आपको बता दूंगा, अगर आप इसमें प्रेजेंटेशन देखना चाहें कि सर इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, कृपया करके ये भी बताइए। तो जिन बच्चों को हाँ प्रेजेंटेशन का है, मैंने उनके मन की शांति के लिए उनको इलस्ट्रेशन नंबर 8 इंपॉर्टेंट में लगवा रखा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी, ये हुआ हमारा। चलिए 7 मैंने कराया, और प्रथा के अनुसार 8 वैसे तो होमवर्क रहेगा, तो 8 को आप करके आएंगे। 8 सेम क्वेश्चन है, आरसीएम वाला है, ठीक है। चलिए मैं पढ़ाऊंगा अब अगला कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो वचन के मुताबिक मेरे को 6 क्वेश्चन रोज कराने ना, तो 2 हैं भी, तो 4 और करने। चलिए अगला है अब आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल और रिटर्न, जिसको हम बचपन में बोलते थे। आपको पता है सेल्स ऑन अप्रूवल वाला एक, कि भाई पसंदगी पे माल बेचना। अच्छा बचपन में कभी आप लोगों ने शॉपिंग करी, मम्मी के साथ जाते थे कोई शॉपिंग करने, ऐसा होता है क्या, है ना। बचपन में क्या होता है, जैसे मान लो अभी बच्चे छोटे होते हैं, कपड़े वपड़े दिलाने, अब अगर पिताजी जैसे मान लो फ्री हैं, जैसे मैं एक बेरोजगार आदमी, मेरे पास काम नहीं होता तो मैं चल जाता, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे पिताजी एक व्यापारी थे, है ना,
उनके पास टाइम नहीं होता था। नॉर्मली 9 to 9 का शॉप का ड्यूटी होती, ड्यूटी मतलब ऐसा जॉब नहीं करते थे, खुद का बिजनेस था हमारा, है ना। तो वो मम्मी ले आती थी साथ में। फिर क्या होता था, वहाँ मेरे को तो अलग पसंद आया, मेरी माँ को अलग पसंद आया। मम्मी क्या बोलती थी कि भैया हम ये चारों टी शर्टें ले जा रहे हैं, है ना, फिर कल दिखा के परसों तक बता देंगे कौन सी लेनी कौन सी नहीं। घर पे ले आते थे। फिर उसके बाद मम्मी कहती थी चल ठीक है 4 में से 2 ले ले जो तेरे को अच्छी लगे। पापा बोलते 2 क्या करेगा, बहुत है ना। मम्मी से बोला मम्मी पापा की पसंद करानी, वहां से ले आते ना आराम से, जो समझ में आ रही थी कि पापा को दिखाएंगे तो क्या होता है, अप्रूवल होता है। और कई बार तो ऐसा मेरे पापा को, अरे यार मेरे एक भी सही नहीं है, काम कर संडे को मैं फ्री रहता हूँ, मैं दिलाऊंगा देखो, छोड़ वापस जाना कल चारों चारों वापस भी हो सकती है, भी कैसे हो सकता है। अप्रूवल ऐसा हुआ आप लोगों के साथ बचपन में, क्यों गया मम्मी पापा के साथ कपड़े लेने? भाई मम्मी पापा दोनों साथ चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, मुश्किल है। पर अगर एक ही चलेगा तो इसकी संभावना हो सकती है। ऐसा हुआ तेरे साथ, हुआ कभी ऐसा? हुआ नहीं हुआ? नहीं मैं क्या है, कपड़ों के मामले में शुरू से बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, मतलब मेरे को दिक्कत होती है सेलेक्ट करने में। तो ऐसा अपने साथ, मेरे साथ हुआ ऐसा कभी किसी के साथ? हुआ क्या? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सुलझे हुए लोग हो तुम लोग, मेरे तरह उलझे हुए नहीं हो। चलिए, तो सेल और रिटर्न बेसिस पे क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले मैं समझाता हूँ फिर अपन लिखेंगे अगेन। अब इसमें आ गया वापस, क्या आ गया, तो आपका डेट ऑफ इनवॉइस यानी कि जो बिल की डेट है वो आप लेंगे, और या फिर आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द रिसिपेंट, यानी कि जिस दिन उसने, क्योंकि वो अप्रूवल पे ले गया है, पसंदगी पे, उसको समझ में आएगा तो अप्रूव करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो जिस दिन उसने गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब एक बात समझो, मान लो जालसाजी करी लोगों ने कि माल बेचना तो लेकिन दिखाना नहीं है, बोले काम करते हैं अप्रूवल पे दिखाते हैं, तू 10 महीने तक जवाब मत देना, 11 महीने तक जवाब मत देना। तो सरकार ने कहा ऐसा नाटक नहीं चलेगा, इसके लिए तीसरा क्लॉज डाला गया कि 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द, यानी कि अगर आपने रिटर्न के बेस पे माल बेचा भी है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका जवाब ले लो कि सामने वाले को माल रखना है, या 6 महीने तो बहुत होते हैं यार, 6 महीने ज्यादा क्या है ना। तो 3 है, या तो डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर नंबर 2 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, या फिर 6 month फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक लिखें आप लोग, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ, in the case of, in the case of goods, the case of goods transfer on the basis of, goods transfer on the basis of sales or return, on the basis of sales or return। ठीक है, इसमें आप लिखो earliest of the following, earliest of the following, earliest of the following will be consider, earliest of the following will be consider, will be consider the date of, will be consider the date of, date of supply, date of supply। लेके सबसे पहले नंबर 1 डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। नंबर 2 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, date of acceptance of goods by recipient, date of acceptance of goods by recipient, ठीक है। और तीसरा 6 month, 6 month, 6 month from the, from the date of removal, from the date of removal, removal, date of removal of goods from supplier place, from supplier place।
ठीक है, यानी कि जब उसके गोडाउन से इसको निकाला गया। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम करेंगे अनसोल्ड नंबर 10 करेंगे, 9 को आप होमवर्क लगाएंगे, 9 उसी की कट कॉपी पेस्ट है, हम लोग 10 करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से 10 एग्जाम में, हाँ बिल्कुल 10 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 मेरा MLSU, क्या है ये MLSU पता है आपको? क्यों भाई MLSU? वाह वेरी गुड, बोले सर यूथ यूनिवर्सिटी है। अरे चलो एक हिंट देता हूँ आपको, राजस्थान के सीएम रह चुके हैं, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी, राजस्थान के सीएम रह चुके हैं, मेवाड़ प्रदेश से इनका संबंध है। तुमको मेवाड़ी पता नहीं होगा, राजस्थान मेवाड़ का है, पता है किसी को? गधे कहीं के, गधियां भी साथ में। हाँ ये जो बेल्ट होती है ना, ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया MLS, राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। चलिए, now from the following information determine the time of supply if the goods are supplied on the sale or return basis. In the last situation goods was not returned up to the end of the financial year। ठीक है, हमारा कोई मतलब भी नहीं, हमारा तो 6 महीने का टाइम पीरियड है, फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं। चलिए अब आपने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक तो लिखा है आपने डेट ऑफ इनवॉइस, एक लिखा है आपने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक आपने लिखा है जिस दिन आपने गुड्स रिमूव करे वहां से कितना महीना, बस ये 3 लिखे ना। क्या डेट ऑफ पेमेंट लिखा क्या हमने? नहीं लिखा, नहीं लिखा तो काम का नहीं है, सेलेक्ट कर लें विच एवर इज अर्लियर। अब बात समझना भाई, इसमें तो आप 10 अगस्त ले लोगे, इसमें भी 10 अगस्त ले लोगे, स्क्रीन बड़ी करोगे थोड़ी, देखो इसमें भी 10 अगस्त है, इसमें भी 10 अगस्त है, क्या इसमें तारीख 6 अगस्त आएगी कंपेयर के लिए ना? 6 अगस्त से 6 महीने जोड़ो भाई, 9 10 11 12 1 2, यानी कि लगभग 6 फरवरी आ जाएगी इसमें, तो 6 फरवरी 2025 आ जाएगी। इसमें तो कौन सा लेना, विच एवर इज अर्ली लेना होता है, तो 10 अगस्त तारीख आएगी, 10 अगस्त ये वाला मानो या आगे वाला मानो, बात है। ठीक है, पहले वाले का आंसर तो क्या आ जाएगा? नाउ दूसरा केस बेटा, 6 अगस्त 20 अगस्त और 20 अगस्त, इसमें क्या आएगा? इसमें 20 अगस्त आ जाएगा ना, क्योंकि पहले वाले में 6 महीने जोड़ोगे तो फरवरी 25 चल जाएगा वो तो आपका। चलिए तीसरा वाला आप सॉल्व करो, 30 सेकंड दे रहा हूँ, करो फटाफट, मैं पानी पीऊं जब तक। तीसरा वाला आप सॉल्व करो। क्या तीसरा? देखो अभी देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये तो 30 मई 25, ये 4 फरवरी 25। अगर आप ये देखो, ये है 6-8, यहां से 6 महीने जोड़ेंगे तो वो 6 फरवरी 25 आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये 4 फरवरी अर्लियर है। आंसर क्या आएगा आपका? 4 फरवरी 25। समझ में आ गया? इसका ही बता दूं प्रेजेंटेशन, अगर आप देखने का मन कर रहा है कि सर प्रेजेंट कैसे करना है। कौन सा ये हमारा, ये हमने कौन सा क्वेश्चन करा, 10वां करा ना? ठीक है, तो वैसे तो आप समझदार हो यार प्रेजेंटेशन, फिर भी चलो आप बोल रहे हो तो मैं बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन के लिए आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 11 आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, 11 आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। 10 11 दो हैं, इलस्ट्रेशन आपकी मर्जी पड़े जो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला केस लिखाऊं, देखो अगला केस, अगला केस है हमारा, वो वाउचर मिलते हैं आजकल, अपने को पता है, गिफ्ट वाउचर उनके लिए है। देखो पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर्स। वाउचर्स में देखो बस एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्या? इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय द सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइन एज फॉलो। डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर लेना है अगर, अगर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब आपको वाउचर दिए गए तो आपको पता था कि यार ये वाउचर इस चीज, जैसे मान के चलो आपने कहीं से मिंत्रा से शॉपिंग करी। अब मिंत्रा आपको पता है 2 तरह के वाउचर देता है, एक तो वो बोलता है कि अगर आप अगली, जैसे अभी आपने कपड़े खरीदे, उसने बोला भाई अगली बार भी कपड़े खरीदेगा
या फॉर एग्जांपल अगली बार बोले सन ग्लासेस खरीदेगा तो 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा इस वाउचर से। ठीक है भाई, एक तो ये होता है। और एक ये होता है कि अगली बार आप जो भी शॉपिंग करोगे उस पर 500 रुपये का वाउचर है। अब जो भी में तो बहुत कुछ आ देता है। तो वो होता है कि अगर आपका मामला आइडेंटिफिकेबल है, यानी कि आपको पता है कि ये वाउचर सिर्फ इस चीज पे ही लगेगा, तो फिर आएगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। जिस दिन वाउचर आपको दिया गया वही डेट मान ली जाएगी। लेकिन अगर वाउचर का पता नहीं है, किसी भी चीज पे लग जाता है, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इन ऑल अदर, तो सिंपल है बिल्कुल। अगर वाउचर पे पता है कि वाउचर कौन से गुड्स पे लगेगा, आइडेंटिफिकेबल है, तो जिस दिन वाउचर इशू किया गया है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। अदरवाइज जिस दिन वाउचर का आप रिडम्पशन कराओगे वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखें इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, determination of time of supply in the case of vouchers, इसमें आप लिखें in that condition if the supply is identifiable, यानी कि पहचानने योग्य है ना, identifiable, then date of issue of voucher will be the date of supply, in all other cases the date of redemption will be the date of supply. Date of redemption will be the date of, ठीक है। चलिए तो इसके दो 50-50 ग्राम के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इतू से हैं। ठीक है, चलो भैया आप आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है 11 में? 11 में है कि एबीसी लिमिटेड हैज परचेज फॉर इट्स एम्प्लॉय 100 वाउचर डेटेड 21 अप्रैल 2024। चलिए जी मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एबीसी लिमिटेड हैड परचेज फॉर इट्स एम्प्लॉय 100 वाउचर, अपनी कंपनी के लिए अपने खरीदे, अपने एम्प्लॉय के लिए। कब खरीदे? 21 अप्रैल 2024 को खरीदे, ऑफ 800 ईच फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड। पीक्यूआर लिमिटेड से हमने वाउचर हमारे एम्प्लॉय के लिए खरीदे। अब ये पीक्यूआर क्या करता है भैया? फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहां से आपने वाउचर खरीदे हैं। द वाउचर वर इशू, वाउचर कब इशू करे हैं पीक्यूआर लिमिटेड ने? 23 अप्रैल 2024 को। द वाउचर कैन बी इनकेश एट द रिटेल आउटलेट शोरूम ऑफ द पीक्यूआर लिमिटेड एट एनी टाइम विद इन द 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो बोले हम 23 अप्रैल को इशू कर रहे हैं, आपकी मर्जी पड़े 15 दिन के अंदर अंदर आप इसको रिडीम करा सकते हैं। द एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड इन कैश दिस वाउचर ऑन 1 मई, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप बात समझो, आपने वाउचर लिए कहाँ से भाई? फुटवेयर वाले से लिए ना, तो जूतों पे मिलेगा ना डिस्काउंट भी। तो उसके जो आउटलेट हैं वो जूतों के सारे, तो सप्लाई क्या है? आइडेंटिफिकेबल है। तो फिर जिस दिन आपने वाउचर इशू करें, इशू करने वाली कौन थी? वो कंपनी थी जिससे आपने लिए थे, जूते वाली कंपनी। तो उसने कब इशू करें? 23 अप्रैल को इशू। हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? ठीक है, चलिए एक छोटू सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। 12 फूड item coupon were sold to a company on 20th of December for being distributed to the employee of the said company.
The coupon are valid for 3 months and can be used against purchase of the food items. The employee use them in various store for purchase of variable, किराने की दुकान है, ठीक है, on different date in the 3 month. अब भाई खुद ही बोल रहा है कि वेरियस एडिबल आइटम है भाई, फूड आइटम कंपनी फॉर मान लो आपको पेप्सिको ने, है ना, पेप्सिको ने इस तरह की, अब पेप्सिको में तो कोल्ड ड्रिंक भी आती है ना, और लेयर के चिप्स उसके आते हैं, बहुत सारी कंपनी, या मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दिए, शैम्पू भी आता है, सर्फ भी आता है, साबुन भी आता है, हॉर्लिक्स भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, अलग अलग आती है। तो भाई ये तो फूड स्टोर है, आइटम अलग अलग है, और सब पे जीएसटी का रेट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ बात समझिए, ऊपर वाले में तो क्या है, फुटवेयर ही होता है, फुटवेयर पे एक ही तरह का जीएसटी होता है। जूते की दुकान में जूते मिलेंगे, खाने का आइटम नहीं मिलेगा। खाने की दुकान में लगाने का ही मिल जाता है और खाने का ही मिल जाता है, सब मिल जाते हैं वहां, तो किराने दुकान में। तो यहाँ पर आप समझिए आइडेंटिफिकेबल नहीं है ये। तो फिर क्या होगा, जिस दिन आपने इस कूपन को, इस वाउचर को क्या कराया है, रिडीम कराया है, डेट ऑफ रिडम्पशन ही क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, पूछा था व्हाट इज द डेट ऑफ सप्लाई, तो आंसर एक लाइन लिखेगा, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ, जिस दिन रिडम्पशन कराया। ठीक है, 16 नंबर में तो आने से रहा, 2 नंबर में आ गया तो आ गया। और फिर भी भाई तुम्हारा बावड़ा मन है, अगर बोले कि सर कैसे इसको लिखना है, होता है कुछ बच्चों को बावड़ा मन, कुछ ऑनलाइन में है मेरे पास ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है, ऑनलाइन वाले बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, पर वही है सर इसको कैसे लिखता, थोड़ा आप बताएं सर, एक बार वो इसका वीडियो ना, मेरे कहाँ बनाएंगे, है ना। होता है बच्चे यार, देखो जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बच्चे भी सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत से अच्छे बच्चे भी हैं उसमें। तो और उनका डाउट तो दूर करना पड़ेगा ना, तुम तो भी सामने बैठ रहे, तो वो बेचारे तो बहुत दूर बैठे हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों, इलस्से नंबर 12 और 13 ऐसा ही जैसे मैंने कराया। और मजे की बात क्या पता है, 12 और 13 दोनों एमडीएस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, जिसमें 13 तो मैंने इंपॉर्टेंट लगवा रखा है आपको, 12 और 13। ठीक है, इलेक्शन 12 13 अगर आपको इलेक्शन देखने का मन है। ठीक है, धन्यवाद। इसमें कितने केस है, बस 2 दिन ये क्लास और चलेगी, 4 क्लास का चैप्टर है, 2 पढ़ा दी 2 और चलेगी, कोशिश तो करूंगा अगली में खत्म कर दूं।